नमस्ते दोस्तों। आज मैं अजय आधुनिक भारत देखता हूँ। आधुनिक भारत में सबसे पहले अजय देखता हूँ मैं दोस्तों। आधुनिक भारत में अजय सबसे पहले देखने के लिए भारत में अजय यूरोपियों का आगमन होता है। कौन किसका होता है? भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। वो किस किस के लिए आए थे? उसका अजय व्यापार और मसाले के लिए आए थे भारत में, और धर्म प्रचार के लिए आए थे। व्यापार और मसालों के लिए और धर्म प्रचार के लिए आते हैं। जिसके बाद में अजय स्पेन से आता है कोलंबस। अजय कौन आता है दोस्तों? कोलंबस आता है स्पेन से। अजय कोलंबस आता है ना, ये देखिए कोलंबस है। कोलंबस आया था 1492 ईस्वी में आता है कोलंबस है। 1492 ये भारत की खोज के लिए निकला था दोस्तों। किसकी खोज के लिए? भारत की खोज के लिए निकला था कोलंबस। भारत की खोज के लिए निकला, परंतु अजय बाई मिस्टेक है जी, ये अमेरिका की खोज कर डाली इसने अजय, कोलंबस ने अजय। और अजय अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। इसके बाद में पुर्तगाली आते हैं दोस्तों। पुर्तगाली सबसे पहले अजय भारत में आते हैं। सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। कब आते हैं दोस्तों? 1498 में आते हैं। और सबसे बाद में गए थे 1461 ईस्वी में दोस्तों। 1498 ईस्वी में आते हैं पुर्तगाली, और 1498 ईस्वी में सबसे पहले आते हैं, और 1961 में सबसे बाद में गए थे पुर्तगाली। अब देखिए पुर्तगालियों में हेनरी द नेविगेटर का एक दूत था जिसे कहते हैं बांतुलिको डियाज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बांतुलिको डियाज कहते हैं दोस्तों। बांतुलिको डियाज है। ये उत्तरमान से जो उत्तरीय तक पहुंचा था, ये आया था। हेनरी द नेविगेटर का दूत था बांतुलिको डियाज, जो उत्तरमान से उत्तरीय द्वीप तक पहुंचा था दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद में जो कौन आता है? 1498 ईस्वी में आता है। 1498 ईस्वी में कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। कौन आता है दोस्तों? वास्को डी गामा आता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है। 1498 में वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद कौन? अब्दुल मुनीद की सहायता से आज 1498 ईस्वी को आज कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से, किसकी सहायता से? अब्दुल मुनीद की सहायता से अजय 1498 ईस्वी कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में अजय पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, पहुंचा था ना। इसके बाद में क्या होता है? केरल का तत्कालिक शासक जिसकी उपाधि जयमोरिन की थी। किसकी थी? जयमोरिन की उपाधि थी ना, जयमोरिन की उपाधि थी। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। या मतलब केरल का है जो तत्कालिक जो उस टाइम है जो शासक था ना, जयमोरिन। कौन था उस टाइम शासक? जयमोरिन था। इसने जो किसकी ने वास्को डी गामा क्या किया था? स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा है जो भारत से वापस गया था ना वास्को डी गामा, तो ये क्या है, मसालों आदि को जो लेके गया था। काली मिर्च में जो वास्को डी गामा को कुल खर्च काटने के बाद 60 गुना जो फ़ायदा होता है। वास्को डी गामा को काली मिर्च के व्यापार से अजय कुल अजय 60 गुना फ़ायदा होता है दोस्तों। अजय कितना होता है? 60 गुना फ़ायदा होता है। दूसरा फिर पुर्तगाली अजय शासक कौन आता है? ये देखिए दूसरा पुर्तगाली शासक, ये आता है दूसरा पुर्तगाली शासक अजय पुर्तगाली अभियान। दूसरा पुर्तगाली अभियान है अल्वा पेट्रो के कैम्बेल के नेतृत्व में अजय 1500 ईस्वी में होता है। दूसरा पुर्तगाली अभियान है अल्वा पेट्रो, किसके? अल्वा पेट्रो कैम्बेल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में होता है। अब देखिए दोस्तों, पहली अजय पुर्तगाली, अब पहली है पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में है। 1503 में है दोस्तों। 1501 में दोस्तों। ये देखिए पहली है जो पुर्तगाली फैक्ट्री है। जो पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में कोची में कहाँ पर लगाई गई थी? कोची में लगाई दी गई थी। कोची में स्थापित की गई थी 1503 में। पुर्तगालियों ने क्या ना, पुर्तगालियों ने जो कब लगाई गई थी? पुर्तगालियों ने 1503 में लगाई गई थी दोस्तों। 1503 में 1503 में कहाँ पर? कोची में लगाई गई थी। 1503 में 1503 में कोची में लगाई थी। अब देखिए भारत में यूरोपियों के आने का क्रम देख लिए। PDEDF है जो एस, यहाँ का मतलब पुर्तगाली आते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। फिर डच आते हैं, फिर वो अंग्रेज़ आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर स्पेन आते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्पेन आते हैं। अब मैं देखता हूँ एक एक को क्रम से। पुर्तगाली आते हैं ना, उनमें देखिए पुर्तगाली का नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ये आते हैं। 1500 से 1509 तक इसका शासनकाल रहता है। 1500 से 1509 तक इसका है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आता है ना, इसका जो 1500 से 1509 तक इसका शासनकाल रहता है दोस्तों। 1500 से 1509 तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। इसने जो शांत जल की नीति अपनाई थी, किसकी नीति अपनाई गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शांत जल की नीति अपनाई थी। शांत जल की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, ये हिंदू महासागर के व्यापारी अधिकारी
सुरक्षित करने हेतु इसने शांत जल की नीति, क्वेश्चन आएगा शांत जल की नीति किसने अपनाई थी, शांत जल की नीति अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शांत जल की नीति अपनाई गई थी। इसके बाद में कौन सा शासक आता है, इसके बाद में शासक आता है दोस्तों, इसके बाद में जो शासक आता है ना उसका नाम देखिए, ये आ जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क आ जाएगा दोस्तों, कौन आ जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क आ जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जी, ये अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क आ जाएगा। किसके बाद में आएगा, ये पहला है, पहला शासक कौन है, अल्मीड़ा दूसरा हो जाएगा अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। भारतीय स्त्रियों के विवाह का प्रोत्साहन है जी, और सती प्रथा पर रोक लगाई थी, मुस्लिमों पर नियंत्रण किया था और धर्म प्रचार किया गया था अल्बुकर्क ने जी। ठीक है, 1500। अब देखिए 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में क्या होता है, 1510 ईस्वी में जी यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह ने उसने गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने जो किसने, यूसुफ आदिल शाह ने जो गोवा को छीन लिया था, यूसुफ आदिल शाह ने 1510 ईस्वी में। और मलक्का और मुझ जल संधि पर अधिकार कर लिया है ना, और मुझे जल संधि पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए नीनो डी कूना ने जो 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बना लिया गया था, नीनो डी कूना ने जी। 1510 ईस्वी में जो आदिल शाह ने जो गोवा को छीन लिया गया था, जबकि नीनो डी कूना ने 1530 में जो गोवा को अपनी राजधानी बना दिया गया था, गोवा को अपनी क्या बना दिया गया था, राजधानी 1530 में। 10 में जो किसने छीन लिया गया था, आदिल शाह ने गोवा को छीन लिया, और नीनो डी कूना ने जो 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाया तो उसमें क्या क्या किया था इसने, तम्बाकू, मक्का, अनाज, पपीता, आलू, गोभी की शैली तथा पेंटिंग प्रेस के लिए जी, पेंटिंग प्रेस के लिए विख्यात थी ये गोवा। तम्बाकू, मक्का, अनाज, पपीता, आलू, गोभी की शैली तथा पेंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध थी, इस वजह से। अब देखिए फिर जी के बाद में आ जाते हैं डच। कौन आ जाते हैं दोस्तों, डच आ जाते हैं। डच में है जी देखिए, डच में है जी सबसे पहले, डच में डच है जी रहने वाले कहाँ के थे, नीदरलैंड यानी हॉलैंड के रहने वाले थे डच है जी। डच है ना, डच है जो डच है जी, डच अपनी यानी कंपनी अंग्रेज़ों के बाद में स्थापित की थी 1602 में। 1602 में डच अपनी अजय फैक्ट्री को अजय कब लगा पाए थे, यानी 1602 में लगाए थे अंग्रेज़ों के बाद। और भारत में पुर्तगालियों के बाद आए थे, भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे, डच आए थे, जबकि इनकी फैक्ट्री अजय अंग्रेज़ों के बाद लगी थी, है ना। फैक्ट्री का क्रम रहता है पहले पुर्तगालियों की, फिर अजय अंग्रेज़ों की, फिर डचों की। और जबकि आए कौन थे, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर जिसके बाद में अजय डच आए थे, फिर उसके बाद में अंग्रेज़ आए। ठीक है, कंपनी अजय वैसे रहती है। अब आ जा 1595-96 में जो कॉर्नलियस जो हॉटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच व्यापारी दल भारत आया था। किसके कॉर्नेलियस हॉटमैन का डचों में कौन आता है, कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच व्यापारी भारत आया था। प्रारंभ में यह मसाला व्यापारी से संलग्न थे, पहले तो आए थे ना, जब तो ये मसाला व्यापार करने के लिए संलग्न थे, और भारत के संदर्भ में वस्त्र व्यापार करते थे और मसाला व्यापार के लिए संलग्न थे। प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर लगाई थी, मछलीपट्टनम में लगाई थी इन्होंने। कहाँ पर लगाई थी, मछलीपट्टनम में। कहाँ पर लगाई थी, मछलीपट्टनम में लगाई थी 1605 में। फिर द्वितीय है दूसरी फैक्ट्री है डच फैक्ट्री 1610 में इन्होंने पुलिकट में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी, पुलिकट में लगाई थी। दूसरी है फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी डचों ने, 1605 में मछलीपट्टनम में लगाई थी। द्वितीय डच फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में लगाई थी। और 1610 में जो पुलिकट में लगाई थी ना, उसको पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था वहाँ पर किसका, पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन कराया। और गोल्डिया दुर्ग बनवाया था वहाँ पर गोल्डिया दुर्ग बनवाया था। और चंद्रगिरी के राजा से लिया समझौता किया था इन्होंने, चंद्रगिरी के राजा से समझौता था इसका। और अपना मुख्यालय भी यहीं पर बनाया गया था डचों ने कहाँ पर, पुलिकट में फिर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध होता है। 1761 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध, ये बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों से हार गए और अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच गए। डच है ना अंग्रेजों से हार गए बेदरा के युद्ध में। किससे हार गए, अंग्रेजों से हार गए। डच है ना अंग्रेजों से हार गए इस युद्ध में। बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। इसमें डच है किससे हार जाते हैं, अंग्रेजों से हार जाते हैं, और अपनी फैक्ट्री है किसको दे गए थे, अंग्रेजों को दे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अंग्रेज। डचों के बाद में अंग्रेज आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में डचों से पहले हो गई थी, अंग्रेजों की कब हो गई थी,
क्योंकि ये जो डचों की जो फैक्ट्री 1602 में होती है, जबकि अंग्रेज़ों की फैक्ट्री जो 1600 ईस्वी में हो जाती है, जबकि ये जो डचों के बाद आए थे अंग्रेज, जो डचों के बाद आए थे अंग्रेज। ठीक है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में, डचों से पहले हो गई थी 1600 ईस्वी में। और ये टुंडर वंशीय महारानी अजय एलिजाबेथ प्रथम ने अजय इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? एलिजाबेथ प्रथम ने अजय अंग्रेज़ों की कंपनी की स्थापना की थी। अंग्रेज आए थे ना भारत में 1600 ईस्वी में। उस टाइम अजय, उस समय भारत का शासक अजय कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था उस टाइम अजय शासक, भारत का शासक अजय, भारत का शासक है। जिस टाइम अजय 1600 ईस्वी में अजय फैक्ट्री स्थापित की गई थी, उस टाइम अजय कौन था? अकबर अजय शासक था। और अब स्टुअर्ट वंश को देखिए। अब स्टुअर्ट वंश है ना, जो जेम्स प्रथम ने अपने जो दूत है जो हॉकिंग्स को जहांगीर के दरबार में भेजा था, स्टुअर्ट वंश से संबंधित है। जेम्स प्रथम है ना, ये जेम्स प्रथम, ये स्टुअर्ट वंश से संबंधित था, स्टुअर्ट वंश से संबंधित था। ये जेम्स प्रथम ने जो स्टुअर्ट वंश से है ना, स्टुअर्ट वंश है ये। इसमें जेम्स प्रथम ने जो अपने दूत है हॉकिंग्स को जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में कौन आया था? हॉकिंग्स आया था। जहांगीर ने हॉकिंग्स को 400 मनसब दिया था। कितना मनसब दिया गया था? हॉकिंग्स को 400 मनसब दिया गया था। कितना दिया गया था? 400 मनसब दिया गया था। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने हॉकिंग्स को 400 मनसब दिया गया था। हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आते हैं, जेम्स प्रथम ने भेजा था उसको, उसका राजदूत था। और इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी? जहांगीर ने जो है ना, इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इसे किसकी दी गई थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी जहांगीर ने जो हॉकिंग्स को इसे हेक्टर या रेड ड्रैगन हेक्टर या रेड ड्रैगन जहाज से भारत आया था। हॉकिंग्स किससे आया था? ये देखिए, हेक्टर या रेड ड्रैगन हेक्टर या रेड ड्रैगन जहाज से जो भारत आया गया था। इसे यानी इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी गई थी और 400 मनसब भी दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की मांग की थी। किसने की थी? सूरत में फैक्ट्री की मांग अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री की मांग की थी। 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या की थी? 1608 ईस्वी में फैक्ट्री की मांग की अंग्रेज़ों ने। पुर्तगाली और अरबवासी दोनों में विरोध हो गया था इसमें। दोनों में क्या हो गया? विरोध हो गया, पुर्तगालियों में और अंग्रेज़ों में, है ना। है ना, अरबवासी और पुर्तगाली दोनों में विरोध हो जाने के कारण जहांगीर ने फैक्ट्री के आदेश को वापस ले लिया। जहांगीर ने जो फैक्ट्री का आदेश दिया था ना, उसे वापस ले लिया। किसने ले लिया? जहांगीर ने ले लिया फैक्ट्री का आदेश को वापस। 1608 ईस्वी में जो सूरत में फैक्ट्री की मांग उठी थी ना, उन्होंने जहांगीर ने वापस फैक्ट्री के आदेश को वापस ले लिया जहांगीर ने। और 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई थी? 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना। मछलीपट्टनम में क्या की गई थी? फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने पहली बार 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना कर दी। और 1613 में स्थायी रूप से सूरत में सूरत में कहाँ पर? 1613 में सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी अंग्रेजों ने। इसके बाद देख, अस्थायी रूप से 1611 में मछलीपट्टनम में, फिर 1613 में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। फिर जेम्स प्रथम का राजदूत था टॉमस रो, है ना। जेम्स प्रथम का राजदूत, पहले जेम्स प्रथम का राजदूत आया था हॉकिंग्स, अब आता है जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो। कौन आता है? टॉमस रो आता है। ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी हॉकिंग्स और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। अब 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान, क्या है? सुनहरा फरमान। देखिए अब सुनहरा फरमान को देखिए, ये कब आया था? 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के राजा ने दिया था। गोलकुंडा के राजा ने सुनहरा फरमान दिया था अंग्रेज़ों को। गोलकुंडा के राजा ने, इन्होंने कहा था कि 500 पैगोड़ा वार्षिक देने पर गोलकुंडा के बंदरगाह से मुक्त व्यापार कर सकते हो। वहाँ पे कितना? 500 पैगोड़ा वार्षिक, 500 पैगोड़ा वार्षिक देने पर गोलकुंडा के बंदरगाहों से मुक्त व्यापार कर सकते हो। ये किसने कहा था? गोलकुंडा का राजा है ना, उसने कहा था अंग्रेजों से, भाई आप 500 पैगोड़ा दो, 500 पैगोड़ा वार्षिक देने पर गोलकुंडा के बंदरगाह से आप क्या कर सकते हो? मुक्त व्यापार कर सकते हो। सुनहरा फरमान इसे कहा जाता है। और शाही फरमान आता है ना। अब देखिए शाही फरमान क्या होता है। शाही फरमान देखिए, शाही फरमान मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 में दिया गया था। कब दिया था? 1717 में। इन्हें 3000 वार्षिक, यानी 3000 वार्षिक देने पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति है। कितने है शाही फरमान है। पहला तो ये देख, शाही फरमान को लेके कौन आया था? शाही फरमान को लेकर आया था मुगल शासक मुगल शासक फर्रुखसियर लेके आया था शाही फरमान को। मुगल शासक कौन लेके आया था? फर्रुखसियर आया था। मुगल शासक फर्रुखसियर आता है शाही फरमान को लेके। ठीक है, मुगल शासक फर्रुखसियर लेके आया था शाही फरमान को। कौन आया था? मुगल शासक फर्रुखसियर शाही फरमान को लेके आया था।
मुगल शासक है जो फर्रुखसियार है जो 1717 ईस्वी में जो शाही फरमान को, और इन्होंने अंग्रेजों से कहा था 3000 वार्षिक देने पर जो बंगाल बिहार उड़ीसा से मुक्त व्यापार कर सकते हो। वहाँ पे जो बंगाल बिहार उड़ीसा से क्या कर सकते हो, मुक्त व्यापार कर सकते हो। इसे ही शाही फरमान को ही कंपनी का है जो अंग्रेजों की कंपनी का है जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसिया लेके आया था। अब इसमें कुछ है जो और देख लिए। मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना की थी अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में। कब की थी, 1639 ईस्वी में मद्रास में जो 1639 में। सेंट जो फोर्ट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ये कब की थी, 1639 में मद्रास में। कहाँ पर, मद्रास में, एज ए सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से। कलकत्ता में जो फैक्ट्री की स्थापना की थी 1698 में की थी। इसे कि फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम। पुडुचेरी में फैक्ट्री की स्थापना की थी, इसको फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता है। किससे, फोर्ट लुई के नाम से, बिल्कुल। अब देखिए, मद्रास में की थी इसे सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में की थी इसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी में की थी इसे फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता है। चिंसुरा एज ए फैक्ट्री की स्थापना एज ए कहाँ पर की थी, फोर्ट गुस्ताव के नाम से जाना जाता है चिंसुरा को। मद्रास को है ना, अब एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, मद्रास को एज ए किससे, सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से। कलकत्ता को एज ए फोर्ट विलियम के नाम से, यानी पुडुचेरी को एज ए फोर्ट लुई के नाम से, और चिंसुरा एज ए फैक्ट्री को एज ए फोर्ट गुस्ताव के नाम से। अगला आजा, और है कुछ एक आध फैक्ट्री और, इनको और देख लीजिए। मद्रास फैक्ट्री है जो 1939 में है जी। फ्रांसीसी डी नामक व्यक्ति ने है जो चंद्रगिरी के अजय राजा से जगह ली थी। फ्रांसीसी डी नामक जो व्यक्ति ने जो चंद्रगिरी के राजा है ना, इससे जगह ली थी वहाँ पर है जी। हुगली फैक्ट्री 1651 में। बम्बई फैक्ट्री है जी 1668 में है जी। स्टुअर्ट वंश शासक है जी चार्ल्स द्वितीय द्वारा है जी। चार्ल्स द्वितीय का है जी विवाह है जी पुर्तगाली राजकुमारी है जी कैथरीन है जी, एक है बिग्रेजा से हुआ था, ठीक है। अब देखिए, कलकत्ता फैक्ट्री है जो मैं कलकत्ता फैक्ट्री बता रहा था 1698 में, वो फोर्ट विलियम ने है जो क्या नाम से जाने जाते हैं, फोर्ट विलियम के नाम से जानी जाती है। कलकत्ता प्रथम है जो प्रेसिडेंटी नगर बना था। कलकत्ता है जो कौन सा बनता है, कलकत्ता है जो प्रथम है जो प्रेसिडेंटी नगर था है जी। और प्रेसिडेंटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, चार्ल्स आयर था। कलकत्ता है जो फैक्ट्री है जो 1698 में पोर्ट विलियम के नाम से है ना, कलकत्ता प्रथम प्रेसिडेंटी बन गया था इस कंपनी के बाद में। और एज प्रथम अध्यक्ष क्या कहा जाता है, चार्ल्स आयर कहा जाता है। कलकत्ता का संस्थापक कौन है, जॉब चौड़नाक है जो कलकत्ता का कौन था, संस्थापक था, ठीक है, जॉर्ज चौड़नाक। अब आ जाएंगे, अब हमने अंग्रेज पढ़ लिए पूरे। अब आ जा डेनिस। अंग्रेजों के बाद भारत में जो 1616 ईस्वी में कौन आते हैं, डेनिस आते हैं। कब आते हैं, 1616 ईस्वी में। कब आते हैं, 1616 में, अंग्रेजों के बाद आते हैं। पहली फैक्ट्री इन्होंने ट्रकोबार में लगाई थी, तंजौर में। तंजौर में लगाई थी 1620 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने श्रीरामपुरा, कहाँ पर लगाई थी, श्रीरामपुरा में। पहली फैक्ट्री ट्रकोबार में लगाई थी, दूसरी है जो सोरामपुर बंगाल में डेनिस होना है जी। 1745 ईस्वी में डेनिस अपनी है सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनियों को बेच गए थे। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों को। 1745 की घटना है। 1745 ईस्वी में डेनिस अपनी सभी फैक्ट्रियों को है जी किसको बेच गए, ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए 1745 में। अब आ जाएंगे फ्रांसीसी। डेनिस के बाद में कौन आ जाएंगे, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना देखिए 1664 में जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। लुई 14 के शासनकाल के दौरान, किसके, लुई 14 के शासनकाल के दौरान, किसके हुई थी, लुई 14 के शासनकाल के दौरान हुई थी। लुई 14 के शासनकाल के दौरान, लुई 14 है ना, इसके 1664 में है जो फ्रांसीसी 1664 में लुई है 14 के शासनकाल के दौरान हुई थी। कॉलबर्ट फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। कॉलबर्ट ने जो फ्रांसीसी क्या की थी, स्थापना की थी 1664 में। लुई 14 के शासनकाल के दौरान है जो कॉलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार का अत्यधिक है जो नियंत्रण था। किसका था नियंत्रण, है जो सरकार का है जो अत्यधिक क्या था, नियंत्रण था, ठीक है दोस्तों। अब आप अगली देखिए। अब है जो फ्रांसीसी है ना, उनकी पहली फैक्ट्री देखिए। पहली फैक्ट्री है जो 1668 में तो है जो फ्रांसीसी आए थे। कब आए थे, 1668 में आए थे ना फ्रांसीसी। 1668 में आते हैं फ्रांसीसी। कब आते हैं, 1668 में आते हैं दोस्तों। 1668 में आए ना, जब ही उन्होंने अजय
सूरत में जो फैक्ट्री की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, सूरत में जो फैक्ट्री की स्थापना की थी इन्होंने, सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की थी 1668 में। जो द्वितीय फैक्ट्री 1669 में की थी मूसलीपट्टनम में। और अजय 1673 में भी अजय इन्होंने पांडुचेरी में स्थापना की थी, जिसे फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता है। पांडुचेरी में क्या, फोर्ट लुई के नाम से। पांडुचेरी फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय था, कहाँ पर था, पांडुचेरी में। जो फ्रांसीसी कंपनियों का क्या था, मुख्यालय था पांडुचेरी में। 1674 ईस्वी में जो चंद्रनगर कहाँ है, बंगाल में फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने। जो 1674 ईस्वी में चंद्रनगर बंगाल में 3 जगह फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने। 1668 में कहाँ पर, सूरत में। 1669 में मछलीपट्टनम में। 1673 में है ना पुडुचेरी जैसे फोर्ट लुई के नाम से है ना, तथा पुडुचेरी को एज फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहा जाता है। 1674 में चंद्रनगर बंगाल में जो फैक्ट्री लगाई थी। अब इसके बाद में देखिए कर्नाटक युद्ध है, जो कर्नाटक युद्ध चालू हो जाता है इसके बाद में 1674 के बाद में। कर्नाटक युद्ध में देख लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच है, जो किसके बीच होता है, कर्नाटक युद्ध है जी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। किसके बीच होता है, अंग्रेज थे एक तरफ और एक तरफ थे फ्रांसीसी, इनके बीच युद्ध होता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। युद्ध क्षेत्र कहाँ पर था, कर्नाटक में हुए थे। कर्नाटक में युद्ध हुए थे 3 है जी युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच है। अंग्रेज और फ्रांसीसी एक बेर आप नहीं दौड़ाइए, देख भाई अंग्रेज तो युद्ध होता है ना। कर्नाटक युद्ध किस किसके बीच होता है, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच होता है। 3 युद्ध हुए थे और कहाँ पर हुए थे, कर्नाटक में हुए थे। अब आप ऐसे देख लिए प्रथम युद्ध है। प्रथम युद्ध कब होता है, 1746 से 1748 तक है जी। 1746 से 1748, 1746 से 1748 तक होता है। 1746 से 1748 तक होता है प्रथम है कर्नाटक युद्ध। 1746 से 1748 2 साल होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध विस्तार मात्र था ये। एक्सला-शापिल की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। क्या, कौन सा, एक्सला-शपोल की संधि के तहत इसे अजय प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48 तक होता है। एक्सला-शपोल की संधि के तहत इसे क्या किया गया था, समाप्त किया गया था एक्सला-शपोल की संधि के तहत। अब एक्सला-शपोल की संधि में क्या कहा गया था, ये इसको भी देख लिए। एक्सला-शपोल की संधि में अंग्रेजों को एज भाई साहब मद्रास से मिला था, अंग्रेजों को मद्रास मिला था, जबकि फ्रांसीसियों को एज अमेरिका के कुछ क्षेत्र मिला था। क्या, कौन सा क्षेत्र मिला था, अमेरिका का कुछ क्षेत्र। फ्रांसीसियों को कुछ क्षेत्र मिला था अमेरिका में। एक्सला-शापिल की संधि होती है ना, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक होता है। अब देख लिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। दूसरा युद्ध है जो कर्नाटक का होता है 48 में, तो वो खत्म हुआ था। ये 1749 से 54 में होता है। कब होता है, 1749 से 54 में होता है। 1749 से 54 में होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। यह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों का युद्ध था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों का। इसमें पुडुचेरी की संधि होती है, यानी पुडुचेरी की क्या होती है, संधि होती है। क्या होती है, पुडुचेरी की। पहला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध को याद रखना, 1749 से 1754 के बीच होता है। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के बीच होता है। इसमें कौन सी संधि होती है, ये है मोस्ट है संधि होती है इसमें, पुडुचेरी की संधि होती है, ठीक है। पुडुचेरी क्या होती है, संधि होती है। हैदराबाद की स्थापना है जी निजामुल मुल्क आसफ खजा ने 1724 में की थी। अजय निजामुल मुल्क आसफ खजा ने 1724 में की थी हैदराबाद की स्थापना है। और इसकी है ना निजामुल मुल्क आसफ खजा ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना कर दी। किसकी कर दी, हैदराबाद की स्थापना कर दी। इसके बाद में इसकी 1748 में मृत्यु हो जाती है। जब इसके 2 पुत्र थे, एक तो नासिरगंज था और एक था नासिरगंज, और ये दूसरा को देखिए आप, ये था मुजफ्फरगंज है जी, मुजफ्फरगंज और नासिरगंज है जी, मुजफ्फरगंज। अब ये नासिरगंज था ना, ये तो अंग्रेज़ों के साथ रहता था, ये नासिरगंज तो अंग्रेज़ों के साथ, और मुजफ्फरगंज फ्रांसीसियों के साथ रहते थे। मुजफ्फरगंज किसके, फ्रांसीसियों के साथ रहते थे। अब मैं आगे देखता हूँ। अब ये देखिए आप थोड़ा सा, एक होता है कर्नाटक, ये देखिए ये है कर्नाटक है ना, कर्नाटक में है जी। उसके बाद में इसको देख लीजिए आप पहले, सेंट थोमे का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में। पहले इसे देखिए, सेंट थोमे का युद्ध होता है कब, 1748 ईस्वी में। अनवरुद्दीन हार गया था इसमें। एक तो था अनवरुद्दीन और एक कैप्टन है जे पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मोहम्मद अजय खान ने सेना जीत गई थी। मोहम्मद खान था एक तरफ है जे, कैप्टन पैराडाइज है जिनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का है मोहम्मद खान था। कौन था, मोहम्मद खान था। ये जीत जाता है और अनवरुद्दीन हार जाता है। सेंट थोमे का युद्ध 1748 में होता है उसमें जी, ठीक है। अब ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के दो शासक थे, एक तो अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों की तरफ था, अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों की तरफ थे, और एक है ये था चंदा साहब है फ्रांसीसी, चंदा साहब फ्रांसीसी है ना। अनवरुद्दीन के पुत्र कौन थे, मोहम्मद है ना, मोहम्मद अली है जी, इसका पुत्र था मोहम्मद अली, जिसने भागकर चित्रपल्ली चला गया था। जो भागकर कहाँ पर चला गया था, चित्रपल्ली चला गया था।
फिर जब ही तो सेंट थोमी का युद्ध होता है, इसमें अनवरुद्दीन और जो कैप्टन है जो है ना मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद खान है, जो मोहम्मद खान था जिसमें जो भाई साहब मोहम्मद खान फ्रांसीसी जीत जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए इसमें फिर ये होता है 1749 में जो अबूर का युद्ध, किसका युद्ध होता है? अबूर का युद्ध होता है। मोस्ट क्वेश्चन 1749 में किसका युद्ध होता है? अबूर का युद्ध होता है। ठीक है, 1749 में अबूर का युद्ध को भी होने दो। 1749 में किसका युद्ध होता है? अबूर का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नासिरगंज और अनवरुद्दीन। नासिरगंज और अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था। इतने यानी फ्रांसीसियों का नेतृत्व मुजफ्फरगंज और चंद्रा साहब है। चंद्रा साहब देखिए रहा है, चंद्रा साहब और मुजफ्फरगंज है जी, इधर था ना। तो इसमें फ्रांसीसी जीत जाते हैं। इसमें भी है जी अबूर का युद्ध में भी, अबूर का युद्ध में कौन जीत जाते हैं? फ्रांसीसी। और अंग्रेज़ों की तरफ से है जी अनवरुद्दीन है जी, युद्ध में क्या करा जाता है? मारा जाता है। अनवरुद्दीन युद्ध में मारा जाता है। एक बार और देख लिए 1700 मैं बता रहा था आपको है जी अबूर का युद्ध। अबूर का युद्ध में है जी भाई साहब अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कौन कर रहे हैं? ये देखिए अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा है इसमें है जी, एक तो नासिरगंज कर रहा है और अनवरुद्दीन कर रहा है जी। अंग्रेज़ों के युद्ध में नासिरगंज और अनवरुद्दीन कर रहा है, और फ्रांसीसियों में जो मुजफ्फरगंज और चंद्रा साहब कर रहे हैं। मुजफ्फरगंज और चंद्रा साहब कर रहे हैं। अनवरुद्दीन है जी युद्ध में क्या किया जाता है? मारा जाता है। अनवरुद्दीन है जी युद्ध में मारा जाता है, और नासिरगंज बताया अंग्रेज़ों की तरफ से है जी, इसको है जी फ्रांसीसी जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। कर्नाटक का कौन सा युद्ध होता है? तृतीय 56 से 63 तक, जिसे 7 वर्षों तक चलता है, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। 7 वर्षों तक चला था ये, 1756 से 1763 है जी, 1756 से 1763 तक चला था। 1756 से 1763 तक चला था। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है। अमेरिका में चला था ये युद्ध है जो अमेरिका में। इसके लिए पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि कर्नाटक के द्वितीय के लिए जो पौंडीचेरी की संधि होती है, इसे 1763 में किसकी होती है? पेरिस की संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब इसके बाद में जो वाडिया वंश की जो लड़ाई होती है 1760 में जी, वाडिया वंश की लड़ाई है जी, कौन सी होती है? वाडिया वंश की लड़ाई होती है 1760 में जी। इसमें जो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने नेतृत्व किया था, आयरकूट ने जी। और इधर से फ्रांसीसियों का नेतृत्व जो किसने किया था? लाली ने किया था। लाली ने किसने किया था? देख, अंग्रेज़ों का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, जबकि है जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व है जो लाली ने नेतृत्व किया गया था। अब देख अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं। वाडिया वंश की लड़ाई होती है ना 1760 में, इसमें जो अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और ये अजय सिर्फ व्यापार तक सीमित हो गए थे, ये व्यापार तक सीमित हो गया, और इसमें अजय कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं 1760 में जी, वाडिया वास की लड़ाई में जी। इसके बाद में अंग्रेज़ों का वर्चस्व हो गया समेटा है जी। अब देखिए फ्रांसीसी गवर्नर कौन कौन थे? डुप्ले थे, एक तो डुप्ले थे, डुप्ले कौन थे? एक तो डुप्ले थे जिन्होंने 1741 से 1754 तक अजय सहायक संधि के जनक कहा जाता है। डुप्ले को अजय सहायक संधि का जनक है जी, डुप्ले को सहायक संधि का जनक कहा जाता है डुप्ले को। फिर वो अजय गोदेव थे अजय 54 से अजय 1858 तक, 1741 से 54 तक तो अजय डुप्ले थे जिन्हें सहायक संधि का जनक कहा जाता है। फिर गोदेव थे जिन्हें 1754 से 1758 ईस्वी तक है। फिर लाली थी अजय भाई साहब 1758 से 1763 तक। फिर अजय फ्रांसीसियों का अजय नेतृत्व सब खत्म हो जाता है। फ्रांसीसियों के ये कुछ गवर्नर हैं, इनको याद रखना। एक तो डुप्ले था, एक गोदेव था और एक लाली था। डुप्ले को अजय सहायक संधि का जनक कहा जाता है। गोदेव 1754 से 1758 तक रहता है। फिर लाली अजय 58 से 63 तक रहती है। फिर वाडियार वंश की लड़ाई में अजय लाली नेतृत्व कर रही थी और ये हार गई थी, है ना? क्या कर गई थी? हार गई थी। अब जिसके बाद में बंगाल का विभाजन आएगा, मैं पढ़ूंगा इसको बाद में, बंगाल के विभाजन को 8वें हिस्से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।